हम लोगों ने जो है बच्चों दूसरे पार्ट में मुख्य रूप से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि जो आपका वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है पहला आपका 1.1 के लिए जो हम लोगों का कंसेप्ट चल रहा था, उसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से मौसों ज्ञात करने का तरीका हम लोगों ने जान लिया था। ठीक है, किस प्रकार से महत्तम समापवर्तन निकालेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं, उसका कैसे हम लोग बार बार प्रयोग करेंगे, ये सबको जान लिया था। आज हम लोग दूसरा पार्ट में, ये आपका तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का, तो हम लोग जानने वाले हैं किसी भी पूर्णांक को BQ + R के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी दो संख्या दिया हुआ रहेगा या उसको कैसे हम लोग BQ + R के रूप में लिखेंगे, या आपका कोई भी धनात्मक पूर्णांक रहेगा और बोलेगा कि हमको सम यानी कि सम पूर्णांक के रूप में दर्शाइए BQ + QR के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सारा चीज निकालने के लिए सीख जाएंगे और इससे आप लोगों का जो है 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो यहाँ पर है आपका बच्चों किसी पूर्णांक को BQ + R के रूप में प्रदर्शित करना, यानी कि किस प्रकार से आप लोग प्रदर्शित करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा तरीका यहाँ पर दिया हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि A तथा B क्या हो, दो कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो तथा वहाँ पर जो है तथा A क्या हो B से बड़ा है, तब यहाँ पर हम लोग कौन सा यूज करते हैं प्रयोग, कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया था यूक्लिड साहब से दोस्ती, यानी मैं आपको जब भी पूछूंगा कि आपका दोस्त कौन है तो आपको बताना है A = BQ + R। इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था पहले पार्ट में कि अरे बेटा क्यों रोते हो। ठीक है, इस प्रकार से मैंने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये सारा चीज बताया था। और R का मान कहाँ पर होगा, तो R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और B से हमेशा छोटा होगा। आइए सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही छोटा सा था कंसेप्ट। अब यहाँ से मैथ हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। NCERT का उदाहरण संख्या 2 बनाएंगे, उदाहरण संख्या 3 बनाएंगे, उदाहरण संख्या 4 बनाएंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे, 1.1 का सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो पहला आपका NCERT का पहला क्वेश्चन है, ये आपका मतलब कि दूसरा नंबर का प्रश्न है ये आपका। इससे पहले हम लोगों ने पहले नंबर का प्रश्न का सॉल्यूशन कर लिया था। क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q + 1 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका एक बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप किस रूप का होता है, 2Q, 2Q + 1, 2Q + 2, 2Q + 3, अलग अलग प्रकार से दे देगा। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब भी कोई भी धनात्मक समपूर्णांक के बारे में पूछा जाए बच्चों, तो वहाँ पर आपको बताना है क्या, वो हमेशा 2Q के रूप का होगा, और अगर विषम पूर्णांक के बारे में पूछा जाए तो वो हमेशा 2Q + 1 के रूप का होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसको हम लोग दर्शाने का तरीका सीख लेते हैं। यही कहता है हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि दूसरा यानी अनुप्रयोग का दूसरा तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं इसका हल, सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, हल करते हैं। देखिए किस प्रकार से समझते जाइएगा अच्छी तरह से, जहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप लोग को बताते जाइएगा हम लोगों को, यानी कमेंट कीजिएगा। हल में लिखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर संख्या है बच्चों, माना क्या है, हमको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कोई भी धनात्मक संपूर्णांक बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग कोई भी धनात्मक संख्या मान लेते हैं। माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग का तथा B बराबर दिया हुआ है, B यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2Q + 1। तो हम लोग जानते हैं बच्चों 2Q + 1 में जैसे हम लोग जानते हैं बच्चों A बराबर BQ + R होता है। तो अगर हमको हम मान लिए A बराबर कुछ भी धनात्मक पूर्णांक A है और यहाँ पर 2Q + 1 है, तो 100% B का मान कितना होगा, 2 होगा। B का मान कितना होगा, 2 होगा। और R का मान कितना होगा, R का मान ये 1 होगा, है ना। इस प्रकार से दिया हुआ है, मतलब कि 2Q + 1 के रूप का होता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले किसको मान लेंगे, सिर्फ और सिर्फ B को मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 बार पूछ रहा है, एक बार पूछ रहा है हमको 2Q और एक बार बोल रहा है 2Q + 1, इसलिए R का मान 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, अलग अलग, क्योंकि इसमें R का मान क्या है, 0 है। तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको हम सिर्फ B ध्यान रखना, तो B कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिख देंगे तथा B बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना, तो 2 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ + R। तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या जानते हैं, A बराबर BQ + R, जहां पर R का मान 0 से बड़ा या बराबर और हमेशा B से छोटा होगा, है ना। ये तो आप लोग को मालूम ही है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना। अतः अब R का मान कितना हो जाएगा, तो अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः R बराबर, देखिए अब यहाँ पर हम लोग को B का मान मालूम हो गया 2, तो हम जानते हैं B का मान कितना हो, यानी कि R का जो मान है 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। तो एक हो गया 0 के बराबर, और 0 से बड़ा कितना हो सकता है, तो या फिर या 0 हो गया, अगर नहीं होगा 0 तो 1 हो सकता है। अच्छा 1 से आगे होगा क्या, 2 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है B का मान 2 है और हमेशा R का मान जो है B से छोटा होना चाहिए। तो अगर B का मान 2 है, अगर R का मान हम लोग 1 से बढ़ा देंगे 2, तो B के तो बराबर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसलिए चाहे तो शेषफल 0 होगा या फिर आपका शेषफल 1 होगा, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन से भी हमको समझ में आ रहा है। 2Q + 0, 2Q + 1, तो 0 हो गया शेषफल और यहाँ पर हो गया 1 शेषफल।
है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके स्थिति लेंगे और यहाँ पर हम लोग दर्शाने का प्रयास करेंगे। मतलब कि एक स्थिति में हम लोग शेषफल को 0 ले लेंगे, एक स्थिति में शेषफल को हम लोग 1 ले लेंगे। तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं स्थिति 1, स्थिति 1, ठीक है। यहाँ पर स्थिति के आधार पर हम लोग बनाएंगे बच्चों। और जब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बना रहे थे वहाँ पर चरण बना रहे थे, चरण 1, चरण 2, चरण 3, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति 1 ले लेंगे और स्थिति 1 में क्या लिख लेंगे, यदि r का मान हम लोग कितना ले लें, शेषफल का मान 0। यदि r बराबर 0 तब क्या हो जाएगा बच्चों, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो a का मान हम लोग को नहीं मालूम, माने हैं हम लोग, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक अभी जस्ट माने। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, b का मान कितना है, तो 2 हम लोग को ऊपर मान मालूम है 2, और q का मान नहीं मालूम, r का मान मालूम है ना, 0 मालूम है ना। तो अब यहाँ पर a बराबर क्या हो गया बच्चों, a बराबर हो गया 2q हो गया। तो अतः यहाँ से 2q जो हुआ, हमको क्वेश्चन में बोला था कि 2q क्या होगा, यानी कि मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए आप लोग, कोई भी संख्या ले लीजिए q की जगह और उसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को किस प्रकार से बच्चों, कोई भी संख्या ले लेना है q की जगह पर। देखिए आप लोग, मान लीजिए 2q निकालना है ना हमको, आप एक विषम संख्या ले लीजिए 3 और इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो हमेशा क्या हो जाएगा 6 यहाँ पर जो निकला 6 क्या है, सम संख्या है, 2 से भाग लग रहा है। उसी प्रकार से एक यानी विषम संख्या ले लीजिए 11 कैसी संख्या, विषम संख्या। लेकिन अगर इसको हम लोग 2q के रूप में लिखेंगे, मान लीजिए q का मान 11 है और 2q के रूप में लिखेंगे तो 2 गुना q का मान कितना है 11, तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, जो कैसा संख्या है, सम संख्या है। तो जो भी संख्या से गुना करेंगे 2 को, वो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। यानी कि a बराबर 2q कैसी संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। समझ में आ गया कुछ। चले आगे बात करते हैं स्थिति 2 के बारे में। तो स्थिति दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो दूसरी स्थिति में क्या ले लेंगे, यदि r बराबर क्या हो जाए, r बराबर 1 हो जाए, ठीक है। r बराबर अगर 1 ले लेते हैं बच्चों, तब हमारा क्या हो जाएगा, तो तब हो जाएगा a बराबर b का मान कितना है, तो 2 है, q प्लस r का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2q प्लस 1 हो जाएगा, है ना। a बराबर 2q प्लस 1। तो इस प्रकार से हमको ये पता चलता है कि ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये विषम संख्या हो जाएगी बच्चों। कैसी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। अभी जस्ट मैं दिखाता हूँ आपको फिर से दोबारा एक बार। देखिए, एक मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए आप लोग, 2 ले लीजिए एक बार 3 ले लीजिए और दोनों के साथ फॉर्मूला लगाइए 2q प्लस 1 का, 2q प्लस 1 यहाँ भी लगाइए आप, 2q प्लस 1, ठीक है। तो देखिए 2 गुना q का मान कितना लिए हैं, 2 लिए हैं, तो 2 ले लिए प्लस 1 जोड़ दीजिए तो 2 गुना 2 4 और 1 5। कैसी संख्या, विषम संख्या है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर आपका ये सम संख्या था फिर भी विषम निकल गया। अगर हम लोग विषम लेते हैं तो क्या निकलता है देखते हैं, तो 2 गुना q का मान कितना है 3 है, तो 3 प्लस 1, तो इसको गुना कीजिए 3 दूना 6 और 1 7। देखिए फिर भी विषम आ रहा है। इससे ये पता चला कि हमेशा विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो हमेशा 2q प्लस 1 के रूप का होगा, और जो सम संख्या का जो रूप होगा वो हमेशा 2q के रूप का होगा। तो इससे हमको ये यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, अतः हमेशा क्या लिखेंगे बच्चों, अतः जो है किसी भी सम धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी भी सम धनात्मक पूर्णांक का रूप, धनात्मक पूर्णांक, ये सब लिख लेंगे बच्चों ताकि आप लोग का मार्क्स नहीं कटेगा एक भी, ठीक है। पूर्णांक का रूप किस रूप का होगा, तो 2q के रूप का होगा, 2q एवं विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप, विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप किस रूप का होगा बच्चों, तो होगा आपका 2q प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पहला, आपका यानी कि उदाहरण संख्या जो आपका 2 दिया हुआ था ये आपका बन गया, ठीक है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बच्चों, क्योंकि मैं जो है प्रत्येक उदाहरण को भी पढ़ाऊंगा और प्रत्येक पूरा चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोग उदाहरण का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ऊपर का नीचे वाला सॉल्यूशन कर लीजिए। अगर आप लोग को टाइम है तो अपना नोट कॉपी में कर रहे हैं तो अच्छी बात है बच्चों। नीचे ये सारा चीज़ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके सॉल्यूशन से बच्चों मैंने जो अभी प्रश्न सॉल्यूशन किया, इससे मैंने 2 पॉइंट निकाला और ये 2 पॉइंट को मैंने नाम दिया तनु पॉइंट टीपी, ठीक है। और ये पॉइंट आपका जो है 2022 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है और ये दूसरा पॉइंट आपका 2022 का इसी साल का सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर क्या निकला, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, 2p होगा। यानी कि p के जगह अभी हम लोगों ने क्या सिद्ध किया था, q लेकर के सिद्ध किया था, लेकिन यहाँ पर p बदल दिया। यानी कि p ले लो, q ले लो, m ले लो, n ले लो, कुछ भी ले लो, अगर हमको उसका सम धनात्मक सम पूर्णांक लिखना है तो 100% वहाँ पर 2m हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 2n हो जाएगा, 2q हो जाएगा। यानी कि p की जगह कुछ भी ले लो, लेकिन 100% उसके गुणांक के रूप में कौन होगा, 2 होगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर लिया हूँ एक विषम संख्या, और इसका जब इसको मान लिया मैंने p, अगर इसका हम 2p निकालते तो 2 गुना 3 एक क्या निकलता है 6, जो कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। पता चल गया ये सारा चीज़। तो ये आपका 2021 में 22 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है बच्चों कि p जो है अगर यानी कि कोई संख्या होगा धनात्मक तो उसका सम पूर्णांक क्या होगा, तो 100% ध्यान रखिएगा 2p के रूप का होगा, ठीक है।
अगला पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपका 2022 का सेकंड सेटिंग का क्वेश्चन है, यानी कि पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव के रूप में। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा 2p + 1, 2p + 1 का होगा। और एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया हूँ एक सम संख्या और इसको बना दूंगा मैं विषम। किस प्रकार से? यहाँ पर निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 2p + 1, तो 2 गुना और p का मान कितना लिया मैंने 2, तो 2 गुना 2 4 और एक इसमें जोड़ दिए 5, तो 5 कैसी संख्या? विषम संख्या है, तो इससे पता चल गया। तो 2 पॉइंट यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण निकल गया बच्चों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जल्दी से खींच लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव तो बहुत गजब का तरीके से वहाँ पर आप लोग का प्रयोग होने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप लोग को टॉपर बनना है तो बच्चों प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना पड़ेगा, चाहे उदाहरण हो चाहे आपका कुछ भी हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। उदाहरण संख्या कौन सा? आपका तीसरा उदाहरण संख्या है, ठीक है। तीसरा उदाहरण संख्या है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। यहाँ पर बोल रहा है बच्चों एक धनात्मक पूर्णांक कोई भी ले लीजिए और उसका अगर विषम पूर्णांक जो है मुख्य रूप से 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, ये आपको दर्शाना है, ठीक है। तो जिस प्रकार से पहला प्रश्न यानी कि दूसरा नंबर का जो प्रश्न अभी जस्ट सॉल्यूशन किए थे उसी के अनुसार इसको भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो आइए इसका हल निकालते हैं एक तरफ से हम लोग अच्छी तरह से। तो स्पेस थोड़ा सा कम है बच्चों, तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर थोड़ा सा कम स्पेस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले, यानी कि आपका दिया हुआ है माना लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। कैसी पूर्णांक संख्या है बच्चों? धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अगर ए अगर धनात्मक पूर्णांक है तथा b का मान कितना होगा? जल्दी बताओ तो b का मान कितना होगा? तो 100% b का मान कितना होगा बच्चों? तो देखिए यहाँ पर b का मान दिया हुआ 4q + 1 या 4q + 3, तो कौन आ रहा है? 4q, q के साथ कौन आया? 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा आपका? b का मान हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा आपका? b का मान हो जाएगा। तो अतः b बराबर कितना हो जाएगा? 4। b बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। जल्दी बताइए अपने दोस्त का नाम क्या है? आपके दोस्त का नाम तो 100% a बराबर BQ + R ही है ना। a बराबर BQ + R लिख देंगे और R का मान कहाँ से कहाँ तक? 0 से 0 के बराबर, 0 से बड़ा, b से हमेशा छोटा होगा। ये हो गया आपका। तो अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर R का मान कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए तो R का मान हमें यहाँ पर b का मान है 4, तो R का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा और b से हमेशा छोटा होगा। तो चाहे तो 0 हो जाएगा, चाहे 1 हो जाएगा, चाहे 2 हो जाएगा, या फिर आपका या 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा हो नहीं सकता। 4, क्योंकि b का मान 4 है, अगर 4 लेंगे तो b के बराबर हो जाएगा, जो कि आपका कथन यहाँ पर जो है संतुष्ट नहीं करेगा r का मान, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग कितना यहाँ पर कितना स्थिति बन जाएगा? एक स्थिति बन जाएगा यदि r का मान कितना ले ले? 0 ले ले। एक स्थिति बन जाएगा यदि r का मान 1 ले ले। एक स्थिति बन जाएगा यदि r का मान 2 ले ले, और एक स्थिति बन जाएगा यदि r का मान 3 ले ले। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 स्थिति बन जाएगा। आप लोगों को चारों स्थिति को दर्शाना एक एक करके, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपका स्थिति 1। स्थिति 1 में क्या हो जाएगा बच्चों? यदि r बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब r का मान 0 ले लेंगे तो क्या कितना हो जाएगा? a बराबर BQ, b का मान कितना है? 4, और q हो जाएगा प्लस r बराबर 0, तो 0 जोड़ दीजिए, 0 जोड़ दीजिए तो 0 ही रहेगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4q। अगर 4q है तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं बच्चों, a बराबर 2 × 2q, 2 × 2q। अच्छा 2 × 2q हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या हो अगर 2q, अभी ऊपर में हम लोगों ने सिद्ध किया था ये आपका सम संख्या होता है, तो इससे हमको पता ये चला कि ये हमेशा सम संख्या होगा, जो कि विषम संख्या नहीं होगा, जबकि हमको बोला था कि विषम संख्या को दर्शाइए, ठीक है। तो ये आपका सम संख्या हो जाएगा। अब स्थिति हम लोग दूसरा लेते हैं बच्चों, एक स्थिति 2, ठीक है। स्थिति 2 में क्या होगा? यदि r बराबर कितना ले लें? 1 ले लें। अभी हम लोगों ने r बराबर कितना लिया था? 0 लिया था, है ना। अब r बराबर कितना ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो यदि r बराबर 1 ले लेते हैं, a बराबर BQ + R, b का मान कितना है? 4, और q हो जाएगा प्लस r का मान कितना है? 1, है ना, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ पर देखिए और कुछ कॉमन आएगा? यहाँ पर नहीं आएगा। तो 100% है 4q + 1 होगा। तो अगर कोई भी संख्या ले लेंगे q की जगह पर और उसको 4 से गुना करके उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमेशा ये विषम संख्या निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? नहीं निकलेगा। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। देखिए कोई भी एक संख्या लीजिए, q की जगह पर कोई भी संख्या बोलिए आप लोग। मान लीजिए q की जगह पर आपने बोला 3, तो 3 लेकर के बना रहे 4q + 1। अब देखिए 4 गुना q का मान कितना है? 3, तो 3 + 1, देखिए तो 4 × 12, 12 और 1 में जोड़ दिए, 12 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? 13। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। q की जगह आप लोग 2 लेके दिखाइए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, कुछ भी लीजिएगा तो हमेशा विषम संख्या आएगा। यानी कि इससे पता ये चला बच्चों 4q + 1 किस रूप का होता है? 4q + 1 हमेशा विषम रूप का होता है। तो आप लोग को ये याद रखना है बच्चों, क्वेश्चन आया हुआ है एक बार कि कोई भी जो है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप किस रूप का होता है, वहाँ पर दे देता है 4q + 1, 4q + 2, 4q + 6, इस प्रकार से अलग अलग दे देगा। तो आपको ध्यान रखना था 4q + 1 के रूप का होगा, ठीक है। ये आपका कैसी स्थिति हो गई? स्थिति संख्या 2 हो गई, ठीक है। अब हम लोग तीसरी स्थिति को दर्शा देते हैं। तो यहीं पर जस्ट हम लोग बगल में ले लेते हैं बच्चों, ये आपका ले लेते हैं स्थिति, तीसरी स्थिति ले लेते हैं। तो तीसरी स्थिति में क्या होगा आपका? यदि r का मान कितना हो जाएगा? r बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि ये 0 ले लिया एक बार हम लोगों ने 1 ले लिया, तो अब यहाँ पर कौन सा ले लेंगे? 2 ले लेंगे, ठीक है। यदि r बराबर कितना हो जाए? 2 हो जाए
तो क्या होगा, तो अब हम लोग जब 2 लेंगे तो बच्चों a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान कितना है 4 और q प्लस आर का मान कितना लिया हम लोगों ने 2 लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 बच जाएगा, तो 2 और यहाँ पर q बच जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 1 बच जाएगा। अब देखिए 2 हो गया और ये इस पूरे को क्या मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, m मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो 100% इस पूरी संख्या को फिर से 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो ये कैसी संख्या निकल जाएगी, सम संख्या निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग सम संख्या। ठीक है, कैसी संख्या हो जाएगी बच्चों, ये आपका सम संख्या हो जाएगा, मतलब कि हमको निकालना था विषम संख्या, तो ये आपका सम संख्या का रूप हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। अब और एक स्थिति बनेगा, मैंने आपको पहले बोला था कि 4 स्थिति बनेगी यहाँ पर, तो अब इस स्थिति में हम लोग क्या लेंगे, आर का मान कौन सा ले लेंगे बच्चों, चौथी स्थिति में आर का मान ले लेंगे हम लोग 3। यदि आर बराबर कितना हो जाए 3 हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर बी क्यू, बी का मान यानी कि 4 और क्यू आर बराबर 3। अब देखिए तो यहाँ से कुछ भी कॉमन आएगा, नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यह हमेशा किस रूप का होगा, तो किस रूप का होगा, हमेशा विषम रूप का होगा। नहीं होगा तो आप लोग को दिखा देता हूँ जस्ट अभी, उससे पता चल जाएगा। मान लीजिए कोई भी आप लोग कोई भी एक संख्या लीजिए बच्चों, क्यू यानी कि क्यू बराबर मान लीजिए आपने लिया 5। अब पता कीजिए कि 4q प्लस 3 का रूप का अगर कोई संख्या है कैसा निकलेगा, तो 4q प्लस 3 निकालते हैं, तो 4 गुना q का मान कितना लिया आप लोगों ने, q का मान 5 लिया, तो 5 प्लस 3, तो देखिए 4 5 20 और 20 3 23, कैसी संख्या, विषम संख्या है कि नहीं, तो ये कैसी संख्या का रूप होगा, ये एक विषम संख्या का रूप होगा। कैसी संख्या होगा बच्चों, विषम संख्या। तो इससे पता ये चला कि हम लोगों का दो स्थिति में क्या निकला हम लोगों का, 2 स्थिति में सम संख्या और 2 स्थिति में विषम संख्या। देखिए 2 स्थिति यानी कि एक स्थिति में हम लोगों का यहाँ पर पहली स्थिति में सम संख्या निकला था, उसके बाद दूसरी स्थिति में विषम संख्या, और फिर आपका तीसरी स्थिति में आपका सम संख्या और चौथी स्थिति में विषम संख्या। तो हमको ध्यान देना है विषम संख्या वाला स्थिति, तो विषम संख्या वाला स्थिति पहली दूसरी स्थिति में निकला था विषम संख्या और आपका एक चौथी स्थिति में निकला। तो हम लोग लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक यानी कि किसी भी पूर्णांक का, या लिख देंगे किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक का। ठीक है, किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप कितना होगा, तो 4q प्लस 1। अभी देखिए यहाँ पर 4q प्लस 1 तब होगा विषम संख्या, और कौन सी होगा 4q प्लस 3 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि 4q प्लस 1 हो या 4q प्लस 3 हो, हमेशा किस रूप का होगा, वो हमेशा विषम संख्या का रूप होगा। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है उदाहरण संख्या 4 है, आपका एनसीईआरटी का ही है और ये आपका लास्ट उदाहरण है, और आज हम लोगों का सेशन भी समाप्त हो जाएगा। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम लोग जो है मुख्य रूप से प्रश्न वाली 1.1 का सारा प्रश्न सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्ट को पढ़ लिया, उदाहरण को बना लेंगे तो आसानी से सारा प्रश्न हम लोग का हलवा लगने लगेगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आइए चौथे नंबर का प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। यानी कि बच्चों समझने का प्रयास कीजिए, एक आपका मिठाई विक्रेता है यानी कि मिठाई बेचने वाला है। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, तो इन्होंने बनाया मुख्य रूप से 420 काजू की बर्फियाँ और 130 आपका बादाम की बर्फियाँ। तो 420 आपका काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ बनाया, और ये क्या करने चाहता है, ये चाहता है कि इसकी ऐसी संख्या बनाए जिससे कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कैसी रह जाए, समान रहे। इनकी जितनी भी ढेरियाँ बनाई जाए प्रत्येक ढेरी में संख्या समान हो, और ढेरियाँ जो है बर्फी की परात समझते हो आप लोग, जब भी मिठाई दुकान में जाते हैं बच्चों, तो मिठाई दुकान में जाते हैं तो ये लोग मिठाई वाला लोग क्या करते हैं, एक प्लेट की तरफ से रहता है इस प्रकार से, इसी को बुलाता है परात, इसी में वो लोग क्या रखते हैं, मिठाई सब रखा रहता है, इस प्रकार से रखता है कि नहीं, है ना, इस प्रकार से मिठाई सब अलग अलग करके रखा है, इसमें पूरा फैला करके रखता है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग ढेरी बनाना चाहता है काजू की बर्फियों का और बादाम की बर्फियों का, और इसके लिए वो क्या सोचता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान हो, और जो है वो परात यानी जिस पर रखा जा रहा है उसमें वो कम स्थान घेरे। तो कम स्थान घेरे उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक ढेरी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या रखना पड़ेगा बर्फियों की। तो वही पूछ रहा है हमको कि कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है प्रत्येक ढेरी में, ताकि कम से कम स्थान घेरे और जो है मुख्य रूप से प्रत्येक ढेरी में समान संख्या हो जाए। तो इसके लिए हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले लिख देंगे हल में
मिठाई विक्रेता चाहता है परात में न्यूनतम स्थान घेरे तथा प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कैसी हो, एचसीएफ निकाल लेंगे, यानी कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे बच्चों मौसम महत्तम समापवर्तक, तो आसानी से हमारा जो है सॉल्यूशन इसका निकल जाएगा। यानी कि महत्तम समापवर्तक जितना होगा तो प्रत्येक ढेरी में उतनी जो है बर्फियों की संख्या को रख देंगे, तो वो बहुत कम स्थान भी घेरेगा और जो है समान भी रहेगा, प्रत्येक ढेरी में समान भी रहेगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम लोग इसको लिखने के बाद क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे किसका, 420 और 130 का। तो यहाँ पर कौन सा हम लोग फॉर्मूला प्रयोग करेंगे बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन प्रयोग, यानी कि फॉर्मूला जो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस r, उसी का हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो लिख लेंगे माना a बराबर, a कौन सी संख्या है, बड़ी संख्या कौन है, 420 है, तो a बराबर 420 और b बराबर कौन है बच्चों, 130। ठीक है, ये हो गया आपका b बराबर 130। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग मान लेंगे चरण संख्या 1, जैसे बनाया था मैंने वैसे ही बनाइएगा आप लोग, चरण संख्या 1, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो भी प्रश्न बनाना है चरण और स्थिति में ही बनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और एक भी मार्क्स आपका कभी भी नहीं काटेगा। तो चरण संख्या 1 में फॉर्मूला लगा देंगे a बराबर bq प्लस r, a बराबर a का मान कितना है 420 बराबर b का मान कितना है 130, q का मान मालूम है क्या, नहीं मालूम है, r का मान नहीं मालूम है, चले कोई दिक्कत नहीं है। तो 420 130 हो गया, तो 420 को 130 से भाग दीजिए, तो 100 क्या 300, 30 क्या 90, तो 390 हो गया। तो यहाँ पर 3 से चल जाएगा आसानी से, तो 390, 420 से 390 घटा देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा आपका जो है मुख्य रूप से 30 बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 30। ठीक है, शेषफल में आपका 30 हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे जो है किसको हम लोग ए मानेंगे और किसको बी मानेंगे, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो हम लोग, मैंने आपको जब कंसेप्ट पढ़ाया था बहुत गजब तरीके से वहाँ पर बताया था किसको बी मानेंगे और किसको जो है ए मानेंगे, जल्दी से बताइए। तो 100% है यहाँ पर जो है 130 है बच्चों, यहाँ पर इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे हम लोग, बी मान लेंगे, क्योंकि ये आपका आर है और ये आपका क्या है, ए है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग माना, दोबारा में माना ए बराबर 130 और बी बराबर कितना हो गया आपका 30, होगा कि नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूसरा चरण में, चरण संख्या कौन सा बन जाएगा 2, क्यों लिखेंगे, क्योंकि आर का मान हमारा 0 नहीं आया था, देखिए आर का मान 0 है क्या, नहीं ना। तो हम अगला चरण में जाते हैं, चरण संख्या लिखेंगे 2, तो दूसरी चरण में लिखेंगे a बराबर bq प्लस r, तो a का मान 130 बराबर b का मान कितना है 30 और q का मान नहीं मालूम, r का मान नहीं मालूम। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 120 को 30 से यानी कि 30 से भाग देंगे 130 को, 130 को, तो 30 5 150 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, तो 4 बार ही चलाएंगे, तो 3 चौका 12 यानी कि 30 चौका 120, तो 130 से 120 चल जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 10। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर चूँकि r का मान 0 नहीं आया है, लिख देंगे चूँकि r बराबर 0 नहीं है, इसलिए फिर से हम लोग को मानना पड़ेगा। तो माना a बराबर कितना होगा और b बराबर कितना होगा, जल्दी बताइए। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा p, तो a का मान कितना हो जाएगा।